नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के निर्णय को सही ठहराया। ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों का मसौदा जारी किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को निलंबित करने से मना कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक बने रहेंगे। वर्ष 2022 में असम में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ और देश में आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद से जुड़े पेशेवरों के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के निर्णय को सही ठहराया। कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण की अधिसूचना को सही ठहराया। केंद्र सरकार ने विमुद्रीकरण का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के तहत लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के बारे में जो टिप्पणियां की हैं उसमें कहा गया है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26(2) सरकार को बैंक नोटों के किसी भी क्रम को विमुद्रीकृत करने का अधिकार देती है। ये अधिकार केवल एक क्रम की मुद्रा तक ही सीमित नहीं है, यानी कि इस धारा के तहत मुद्रा के पूरे क्रम का भी विमुद्रीकरण किया जा सकता है। विमुद्रीकरण से 6 महीने पहले सरकार और आरबीआई के बीच विमर्श हुआ था। विमुद्रीकरण की कार्रवाई और मुद्रा विनिमय के लिए दी गई समयावधि आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई है। वर्ष 1978 में पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने के लिए आरंभ में 3 दिन और बाद में 5 और दिनों का समय दिया गया था। वहीं वर्ष 2016 में जनता को नोट बदलने के लिए 52 दिनों का समय दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के निर्णय से अलग राय देने वाले न्यायाधीश ने विमुद्रीकरण की प्रक्रिया पर आपत्ति प्रकट की है। उनके अनुसार विमुद्रीकरण की प्रक्रिया संसद में पूर्ण विधान लाए बिना केवल आधिकारिक राजपत्र में जारी अधिसूचना पर आधारित थी। अब जो विमुद्रीकरण है वो किसी मुद्रा इकाई के कानूनी यानी लीगल टेंडर को वापस लेने की प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन को कम करने के लिए वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण का सहारा लिया गया था। इससे पहले वर्ष 1978 में सरकार ने उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट विमुद्रीकरण अधिनियम 1978 के तहत 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के मुताबिक केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये घोषणा कर सकती है कि अधिसूचना में उल्लिखित तिथि के प्रभाव से किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक नोट का कोई भी क्रम कानूनी मुद्रा नहीं रहेगा। और आइए अब आपको बताते हैं विमुद्रीकरण के गुण और दोषों के बारे में। विमुद्रीकरण का फायदा या फिर गुण की बात करें तो ये है कि इससे कर चोरी में कमी आती है और कर राजस्व में वृद्धि होती है। अधिक कर राजस्व प्राप्त होने और पुनर्निवेश के कारण लंबे समय में जीडीपी के आकार में वृद्धि होती है। डिजिटल मुद्रा और डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलता है और पारदर्शिता बढ़ने तथा काले धन में कमी से अपराध में कमी आती है। वहीं इसके दोष या नुकसान की बात करें तो मुद्रा बदलने का बोझ नागरिकों पर होता है। मुद्रा बदलने में ज्यादा लागत आती है, जैसे कि आर्थिक समृद्धि में गिरावट आती है और मुद्रा बदलने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा नकदी से चलने वाले क्षेत्रों या व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म और लघु उद्यम इसके उदाहरण हैं और इससे डिजिटल जालसाजी या फिर साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता है। ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों का मसौदा जारी किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस मसौदे के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि ऑनलाइन गेम्स भारतीय कानूनों के अनुरूप होंगे। मसौदा नियमों के तहत मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें ऑनलाइन गेम है। ऑनलाइन गेम्स उन खेलों को कहा जाता है जो किसी न किसी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क पर खेले जाते हैं। आमतौर पर इन्हें इंटरनेट पर खेला जाता है। इन खेलों में जीत की उम्मीद में कुछ धनराशि का निवेश किया जाता है। स्वविनियामक निकायों की बात करें तो केवल एसआरबी यानी स्वविनियामक निकाय द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। मसौदा नियमों में ये भी कहा गया है कि इस संस्था में एक निदेशक मंडल होगा। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, लोक नीति, आईटी, मनोविज्ञान और चिकित्सा सहित अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी 5 सदस्य होंगे।
इस संस्था को ये सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकृत गेम्स में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा तथा राज्य की सुरक्षा आदि के हित में नहीं हो। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि कंपनियां गेम्स के परिणाम पर सट्टा नहीं लगा सकती हैं। गेम डेवलपर को एक अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा। नोडल अधिकारी सरकार के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा। वहीं शिकायत निवारण अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करेगा। साथ ही गेम्स खेलने वालों का अनिवार्य रूप से KYC सत्यापन करना होगा। भारत के पूरे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की बात करें तो इसमें भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2025 तक $5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2017 से 20 के बीच भारत में गेमिंग उद्योग में 38% की CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की दर से वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत चीन में 8% और अमेरिका में 10% की CAGR वृद्धि दर दर्ज की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को निलंबित करने से मना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने FCR यानी वन संरक्षण अधिनियम 2022 को निलंबित करने के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मंत्रालय ने इसके पीछे तर्क दिया है कि ये नियम वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर नहीं करते हैं, जैसा कि जनजातीय कार्य समूह ने कहा है। अक्टूबर 2022 में NCST ने एक कार्य समूह का गठन किया था। इस कार्य समूह का कार्य इस बात की जांच करना था कि क्या वन संरक्षण नियमों ने वन संरक्षण अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है या फिर क्या ये नियम आदिवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। वन संरक्षण नियम 2022 के मुताबिक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए वन संरक्षण नियम 2003 के स्थान पर ये जारी किए गए हैं। ये नियम गैर वानिकी उपयोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वन भूमि के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। इसमें सलाहकार समिति, प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यों को वनवासियों के वनाधिकारों को व्यवस्थित करने और वन भूमि के किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल की अनुमति देने की जिम्मेदारी दी गई है। NCST द्वारा कई चिंताएं व्यक्त की गई हैं। वन संरक्षण नियम 2022 FRA 2006 के अनुरूप नहीं है। FRA 2006 के तहत सरकार को वनवासियों की पारंपरिक भूमि पर किसी परियोजना की अनुमति देने से पहले वनवासियों की सहमति लेने की जरूरत होती है। वर्तमान नियमों में किसी परियोजना के लिए वन भूमि के आवंटन से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे परियोजना में स्थानीय लोगों की राय जानने की व्यवस्था कमजोर हुई है। NCST यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य देश में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि SBI, ICICI और HDFC बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक बने रहेंगे। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स यानी DSIBs परस्पर संबद्ध संस्थाएं होती हैं। इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है। इस कारण इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता। DSIBs की अवधारणा को वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद अपनाया गया था। DSIBs का दर्जा कई आधारों पर दिया जाता है, जैसे कि बैंकों का आकार, उनकी अंतर संबद्धता, उनका विकल्प या वित्तीय संस्थान, अवसंरचना आसानी से उपलब्ध न होना और जटिलता। DSIBs के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए किसी बैंक के पास राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 2% से ज्यादा की परिसंपत्ति होनी चाहिए। RBI ने पहली बार वर्ष 2014 में DSIBs के लिए रूपरेखा जारी की थी। DSIBs की रूपरेखा के तहत वर्ष 2015 से RBI को DSIBs के रूप में नामित बैंकों के नामों का खुलासा करना होता है। इन बैंकों को उनके प्रणालीगत महत्व स्कोर के आधार पर उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। बैंकों को उनकी DSIBs की श्रेणी के आधार पर उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 के रूप में रखना होता है।
SBI के लिए CET1 अनिवार्यता उसके RWAs का 0.60% है, जबकि ICICI बैंक और HDFC बैंक के लिए ये 0.20% है। इसी तरह से यदि किसी विदेशी बैंक की भारत में शाखा है और यदि वो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक है यानी GSIB है, तो उसे GSIB से संबंधित नियमों के अनुरूप भारत में अतिरिक्त CET1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होगा। CET यानी कि कॉमन इक्विटी टियर। अब इनमें SIBs को जो लाभ होते हैं उनकी बात करें तो इन्हें वित्तीय संकट के समय सरकारी सहायता प्राप्त होती है और साथ ही देश के केंद्रीय बैंक द्वारा इनका गहन पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है। और अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई है और काफी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये खबर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत की सजगता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि वर्ष 2022 में असम में एक भी गेंडे का शिकार नहीं हुआ। आपको बता दें कि 45 वर्षों में पहली बार असम में वर्ष 2022 में गेंडों के शिकार की एक भी घटना दर्ज नहीं की गई है। दुनिया भर में गेंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं: सफेद गेंडे, काले गेंडे, सुमात्राई गेंडे, विशाल एक सींग वाले गेंडे और जावा गेंडे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की लाल सूची में सुमात्राई, जावा और काले गेंडों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं सफेद गेंडा नियर थ्रेटेंड और विशाल एक सींग वाला गेंडा, जिसे भारतीय गेंडा भी कहा जाता है, ये वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध हैं। जावा और भारतीय गेंडों में केवल एक सींग होता है, जबकि अन्य सभी गेंडों की प्रजातियों में 2 सींग होते हैं। गेंडों के सींग केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो बालों और नाखूनों का निर्माण करता है। आपको बता दें कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, झाड़ीदार क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन और रेगिस्तान के झाड़ीदार क्षेत्र में पाए जाते हैं। गेंडों का शिकार सींगों के औषधीय महत्व की वजह से किया जाता है। इसके अलावा इनके पर्यावास स्थल भी कम होते जा रहे हैं। भारतीय गेंडे एशियाई गेंडों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये भारत के असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं। भारत में गेंडों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय गेंडा मिशन 2020 के तहत असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में गेंडों की आबादी में वृद्धि करके इसे 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गेंडों के अवैध शिकार और संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए असम सरकार ने विशेष गेंडा सुरक्षा बल गठित किया है। देश में आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद से जुड़े पेशेवरों के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम का पूरा नाम स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल है। इसे भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने शुरू किया है। ये दोनों संस्थान आयुष मंत्रालय के अधीन आते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से आयरन की कमी वाले एनीमिया, मोटापा जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ये शिक्षकों को स्वास्थ्य अनुसंधान के निर्धारित क्षेत्रों में परियोजनाओं को शुरू करने और एक बड़ा डेटाबेस तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी NCISM की बात करें तो ये NCISM अधिनियम 2020 के द्वारा आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करना है। ये गुणवत्ता और वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने की दिशा में काम करता है। साथ ही ये देश के सभी हिस्सों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। वहीं केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की बात करें तो ये आयुष मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। ये देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य करने, उसमें समन्वय स्थापित करने और उसका विकास करने तथा उसे उन्नत करने के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। इसकी अनुसंधान गतिविधियों में औषधीय पादप अनुसंधान यानी मेडिको एथनो बोटेनिकल सर्वे, फार्माकोग्नोसी एंड टिश्यू कल्चर, औषधि मानकीकरण आदि शामिल है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और भी कई पहलें शुरू की गई हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना शुरू की गई है। गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और क्षमता को दर्शाना था।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कोटिया क्षेत्र। ओडिशा सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर से ऊपर के अधिकारियों को हवाई मार्ग के माध्यम से कोटिया पहुंचने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। अधिकारी इस क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। कोटिया क्षेत्र पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य अपना दावा करते हैं। दोनों राज्य 1960 के दशक से कोटिया क्षेत्र के गाँवों पर अपना दावा कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि ये क्षेत्र कथित तौर पर खनिज संपदा से समृद्ध है। दोनों राज्यों ने 21 राजस्व गांवों वाली कोटिया ग्राम पंचायत पर एक दूसरे के प्रशासनिक नियंत्रण को चुनौती दी है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना ESCR। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक पहुंच प्रदान करना है। ESCR शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराने की एक पहल है। इसमें आधिकारिक कानून रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में दर्ज निर्णय उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी सहायता से वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर आज तक के सभी निर्णय वकीलों और कानून के छात्रों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होंगे। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। अगला टॉपिक है पारस्परिक विधिक सहायता संधि एमलेट, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। भारत और सऊदी अरब ने आपराधिक मामलों से संबंधित जांच में एक दूसरे से औपचारिक सहायता प्राप्त करने के लिए एमलेट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। एमलेट एक तंत्र है जिसके द्वारा कोई देश अपराध की रोकथाम, शमन, जांच और अभियोजन में औपचारिक सहायता प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। एमलेट ये सुनिश्चित करता है कि कोई अपराधी अलग अलग देशों में उपलब्ध प्रमाणों के अभाव में कानून की यथोचित प्रक्रिया से बच न जाएं या उसका लाभ नहीं उठा पाएं। भारत ने अब तक 45 देशों के साथ एमलेट पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय आपराधिक मामलों में एमलेट के संपादन के लिए नोडल मंत्रालय है। उत्कर्ष 2.0। भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई है। इसे वर्ष 2023 वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। पहली कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2022 की समयावधि वर्ष 2019 से 2022 थी। उत्कर्ष 2.0 में विजन निर्धारित किए गए हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का मार्गदर्शन करेंगे। ये अपने कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता प्रदान करेंगे, आरबीआई पर नागरिकों और संस्थानों का मजबूत विश्वास उत्पन्न करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व में वृद्धि करेंगे, पारदर्शी, उत्तरदायी और नैतिकता से प्रेरित आंतरिक गवर्नेंस प्रदान करेंगे, साथ ही सर्वश्रेष्ठ और पर्यावरण अनुकूल डिजिटल और भौतिक आधारभूत संरचना देंगे और नवोन्मेषी, क्रियाशील और कुशल मानव संसाधन को बढ़ावा देंगे। अगला टॉपिक है खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI के मुताबिक भारत के विनिर्माण क्षेत्रक ने फरवरी 2021 के बाद से दिसंबर 2022 में उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। PMI एक आर्थिक संकेतक है। इसकी गणना अलग अलग कंपनियों के मासिक सर्वेक्षणों के बाद की जाती है। ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक दोनों के प्रदर्शन को दर्शाता है। PMI की गणना 0 से 100 के बीच की जाती है। इसके तहत 50 से ज्यादा PMI विस्तार को दर्शाता है और 50 से कम PMI संकुचन को दर्शाता है। 50 के बराबर स्कोर ये दर्शाता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। PMI डेटा को जापानी फर्म निक्केई प्रकाशित करती है, लेकिन इस डेटा को मार्केट इकोनॉमिक्स नामक कंपनी संकलित और तैयार करती है। अगला टॉपिक है कॉफी। भारत से कॉफी का निर्यात वर्ष 2022 में लगभग 2% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। भारत एशिया में कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक राष्ट्र है। कॉफी बोर्ड के मुताबिक भारत इंस्टेंट कॉफी के अलावा रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। कॉफी के उत्पादन में 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और गर्म तथा आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसके उत्पादन के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच औसत वर्षा जरूरी है। कॉफी को पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के वर्षावनों में उगाया जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है और उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान आता है। धर्म गार्जियन। भारतीय थल सेना और जापानी ग्राउंडेड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन। सम्मेद शिखरजी या शिखरजी। शिखरजी जैन समुदाय का एक पवित्र स्थल है। झारखंड सरकार ने इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। जैन समुदाय सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहा है।
शिखरजी झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समुदायों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। जैन मान्यताओं के अनुसार 24 में से 20 तीर्थंकरों के अलावा कई अन्य जैन भिक्षुओं ने भी तप करके इसी स्थान से मोक्ष प्राप्त किया था। इस पहाड़ी को झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। संधारणीय झींगा मछली पालन की नई पहल से सुंदरबन में मैंग्रोव के पुनरुद्धार की नई उम्मीद दिखाई पड़ रही है। सेम पश्चिम बंगाल में संचालित की जा रही एक समुदाय आधारित पायलट परियोजना है। इसके तहत किसान झींगा पालन करने वाले तालाबों के आसपास मैंग्रोव के वृक्ष लगा रहे हैं। आमतौर पर झींगा पालन के लिए मैंग्रोव वाले क्षेत्रों को साफ कर दिया जाता है और संधारणीय तरीके से झींगा पालन के जरिए मैंग्रोव की बहाली की परिकल्पना नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी यानी न्यूज और ग्लोबल नेचर फंड और अन्य द्वारा जारी की जा रही है। मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है जो तटीय अंतर ज्वारीय क्षेत्र में उगता है। ये तटीय अपरदन को रोकते हैं और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान तूफानी लहरों के प्रभाव को कम करते हैं। XBB.1.5 ओमिक्रॉन वेरिएंट। गुजरात में XBB.1.5 वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है। ये एक नया पुनः संयोजक यानी रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में अत्यधिक सक्षम वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन के अन्य सब वेरिएंट्स की तुलना में कोशिकाओं से आबद्ध होने में अधिक प्रभावी प्रतीत होता है। वर्तमान में लगभग सभी कोविड-19 संक्रमण ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 और XBB के कारण हो रहे हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। मन्नतु पद्मनाभन। उनका जन्म केरल के कोट्टयम जिले के पेरुन्ना गांव में हुआ था। उन्होंने 1893 में एक शिक्षक के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की थी। बाद में वे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में वकालत भी करने लगे थे। वर्ष 1915 में उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी का गठन किया था। इसका उद्देश्य समुदाय को आधुनिक शिक्षा, सकारात्मक दृष्टिकोण, उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव और प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करना था। एम पद्मनाभन वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें वर्ष 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार और भारत केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। एम पद्मनाभन में नेतृत्व क्षमता, सहानुभूति, करुणा और समर्पण की भावना थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।